Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहां से आप लोग इस लेक्चर का पीडीएफ डेली डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यह है हमारा पहला आर्टिकल और यही पहला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया ने मिलकर डिसाइड किया है कि एक ट्रीटी है, इनकी एक ट्रीटी, उसका नाम है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। इसकी टाइमिंग पीरियड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रीटी जो है साइन करी गई थी 2011 में, इसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था। नाउ इस ट्रीटी को ये लोग बढ़ा रहे हैं, आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या ये है ट्रीटी और इसका क्या बेनिफिट है, कब तक इसकी टाइमिंग कर दी गई है। नाउ तो ये जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, यहां पे आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हो जो ये ट्रीटी साइन करी गई है ये आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए करी गई है, यानी कि जितने भी ये आप लोग आर्म्स यूज कर रहे हो यूएसए और रशिया, इनको ये कम करे, इनको रिड्यूस कर दे, इस वजह से ये ट्रीटी साइन करी गई थी। नाउ ये जो ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको बढ़ा दिया है, इस न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को। इसमें क्या होगा और यहाँ पे बढ़ाया कितने साल के लिए, आगे 5 साल के लिए इस ट्रीटी को बढ़ा दिया गया है कि भाई ये ट्रीटी को फॉलो करेंगे जैसे फॉलो करते हुए आ रहे थे ये दोनों। ओके, नाउ यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन। तो यहां पर इन्होंने डिस्कस किया है, ये फोन के थ्रू ये सब डिस्कस करा गया है एक हफ्ते पहले, और यहां पे पिछले हफ्ते ही यहां पर पुतिन ने साइन कर दिया है कि भाई अब ये जो ट्रीटी है आगे तक बढ़ने वाली है। और यहां पे अगर हम बात करें तो ये ट्रीटी साइन करी गई थी 2011 के अंदर 5 फरवरी को। तो फिर से हम लोग 5 फरवरी को यहां पर हमने ट्रीटी को बढ़ा दिया है क्योंकि टाइम पीरियड 5 फरवरी को पूरा हो रहा था 2021 के अंदर। ना हमने इसको बढ़ाकर कर दिया है कि भाई 5 साल तक हम इसको बढ़ा देंगे ट्रीटी को, और ये ट्रीटी हो गई है अब 2026 तक, यानी 2026 तक इसका लास्ट टाइम पीरियड है। ये ट्रीटी अब खत्म होगी 2026 में। ओके, और इस ट्रीटी का मैंने आप लोगों को बता दिया मेन मकसद क्या है। मेन मकसद ये है कि जितने भी आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको लिमिट करा जाए, उसको रिड्यूस करा जाए। ठीक है, तो यहां पे मेन मकसद था इस ट्रीटी का। नाउ बेसिकली आप लोगों को याद रखना है इस ट्रीटी के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ, और इस आर्टिकल के अंदर बताया गया एरो इंडिया 2021। तो यहां पे एक आप कह सकते हो एग्जीबिशन चल रहा है बेंगलुरु के अंदर, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एयर शो होता है, एयर शो कुछ इस तरीके से एयर शो दिखाया जाता है, यानी कि आप देखोगे तिरंगा का कलर निकल रहा है, ठीक है, प्लेन के थ्रू यहां पे एयर शो दिखाया जाता है। नाउ तो ये इनॉग्रल सेरेमनी यहाँ पे एरो इंडिया 2021 की अगर हम बात करें पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा एरोस्पेस ये डिफेंस एग्जीबिशन लगता है, और यहां पर ये शुरू हो चुका है फरवरी 3 से लेकर 5 तक होगा ये, यानी कल इसकी आखिरी तारीख है, 3 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है और 5 फरवरी तक ये शो चलने वाला है। और ये कहां पर हो रहा है ये चीज याद रखना, एयरफोर्स स्टेशन, एक एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर हो रहा है। वो कहां पर है, येलहंका में। येलहंका कहां है, बेंगलुरु के अंदर। तो यहां पर ये एयर शो देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ बात करें तो जो एरो इंडिया है ये एक बाइनियल एयर शो है। मैंने जैसा बताया आपको एयर शो देखने को मिलता है यहाँ पे, पूरी तरह से जो प्लेन्स हैं वो चलते हैं अपने पीछे से कलर छोड़ते हुए। तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये हम लोगों को एयर शो देखने को मिल रहा है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर है। और कहां पर है, ये येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके बारे में याद रखना। अभी मैं आपको येलाहंका के बारे में और भी चीजें बताऊंगा। नाउ ये शो को ऑर्गेनाइज किसने किया है, ऑर्गेनाइज किया है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और ये शो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला इसका एडिशन हुआ था 1996 में, 1996 में इसका पहला एडिशन कंडक्ट कराया गया था। नाउ बात करें जो 2021 के अंदर ये एडिशन चल रहा है, इसका ये 13वां एडिशन है एरो इंडिया का। इस बार जो है वर्चुअल एग्जीबिशन हो रहा है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो थोड़ा आपको कह सकते हो स्क्रीन के थ्रू ये सारी चीजें देखेंगे, ऑनलाइन ये सारी चीजें देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोविड की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो जो ये येलहंका एयरफोर्स स्टेशन है ये एक इंडियन एयरफोर्स फोर्स एयरफील्ड है। कहां पर, येलहंका में, बेंगलुरु के अंदर। इसका मेन मकसद क्या है, देखो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये एयरफोर्स स्टेशन कहां पे लोकेटेड है, तो याद रखना बेंगलुरु के अंदर है। दूसरी चीज इसका क्या काम है, इसका मेन रोल ये है कि भाई जो भी पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
ताकि जो पायलट्स उनकी ट्रेनिंग दे सके हम लोग, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्लेन से उनको वो पायलट उड़ा सकें। इस वजह से हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। कहां पर? येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 3, और यहाँ पर हो चुकी है, सॉरी मृत्यु नहीं हुई है, यहाँ पर एक हम लोग पर्सन की बर्थ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका नाम है भीमसेन जोशी। ठीक है, तो भीमसेन जोशी का बर्थ सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। ये एक आप कह सकते हो म्यूजिक से काफी लगाव था इन्हें, म्यूजिकल आप कह सकते हो म्यूजिकल आर्टिस्ट भी थे ये। तो यहाँ पर ये जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है, सॉरी बर्थ सेलिब्रेशन है, इसको हमने स्टार्ट किया है 4 फरवरी को। ठीक है, आज के दिन जो है इनका बर्थ सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। नाउ थोड़ा सा आगे हम बात करें यहाँ पर, तो जो पंडित भीमसेन गुरुराज जी हैं, इनका पूरा नाम ये है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। इनका जन्म हुआ था 1922 में, 1992 में, और इनकी डेथ हो गई थी 2011 में। ये एक इंडियन वोकलिस्ट थे जो कि कर्नाटका के से बिलोंग करते थे, और इनको आप कह सकते हो ये कौन सा म्यूजिक गाते थे? तो ये गाते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन वाले। ओके, ये जाने जाते थे ख्याल म्यूजिक के लिए भी। देखो बहुत सारे जो संगीत हैं उनमें बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसमें से एक फॉर्म ख्याल है, तो ख्याल के लिए जाने जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पे डिवोशनल म्यूजिक के लिए भी जाने जाते थे, जैसे कि भजन्स और अभंगास वगैरह भी ये गाते थे। नाउ जो ये भीमसेन जोशी जी हैं, ये किराना घराना से आप कह सकते हो बिलोंग करते थे, यानी कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से ये बिलोंग करते थे। ओके, नाउ यहाँ पे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जहां से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या है कि भाई अवार्ड्स के बारे में। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो 1998 की बात है, इनको सम्मानित किया था संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से। ठीक है, तो एक हाईएस्ट अवार्ड बोला जाता है अगर हम देखें संगीत की कैटेगरी में, तो ये अवार्ड दिया गया था इन्हें। दूसरा और भी एक हाई सिविलियन अवार्ड मिला था इन्हें, इन्होंने भारत रत्न अवार्ड दिया गया था इन्हें 2009 के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 4, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप देखो सुन के मजा आएगा इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे ग्राउंड हॉक के बारे में बात हो रही है। ग्राउंड हॉक एक जानवर, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे चूहे की तरह जो दिखने में लग रहा है, तो ग्राउंड हॉक ये है। तो भाई यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ने मिलकर कुछ डिसाइड किया जो ग्राउंड हॉग है, ये जो ग्राउंड हॉग है, अगर 2 फरवरी को हम लोग 2 फरवरी को कुछ प्रेडिक्शन करेंगे इस जो है जानवर के थ्रू, यानी कि अगर 2 फरवरी को ये अपने बिल से बाहर निकल कर आया, ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी बढ़ने वाली है या फिर ठंड थोड़ी सी कम रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उसी के बारे में, तो आगे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो ये ग्राउंड हॉग है, इसको हम लोग मरमोता मोनेक्स बोलते हैं। ये वुड चक के नाम से भी जाना जाता है। एक रोडेंट फैमिली से बिलोंग करता है। रोडेंट यानी मतलब कुतरने वाले जानवर, जैसे कि चूहा होता है ना, कुतरता है, वैसे ही यहाँ पर ये जानवर भी कुतरता है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? स्यूरेडाई। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें, एक लार्ज स्क्वायरल की तरह है जिसे हम लोग मैरमोट बोलते हैं। साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और IUCN का स्टेटस देखें तो अभी यहाँ पर ये काफी हद तक पाए जाते हैं, इसका इस प्रजाति को कोई इतना खतरा है नहीं। नाउ जो ये रोडेंट है, और ये जो रोडेंट है और इसकी परछाई से बहुत ज्यादा लिंक है कि हम लोग पता लगा सकते हैं ठंड कितनी बढ़ने वाली है। सिर्फ हम एक ही दिन को पता लगाएंगे, वो क्या? February 2, यानी 2 फरवरी को क्या होगा? अगर देखो दिन में सूरज निकल रहा है, यानी 2 फरवरी को अगर अच्छी तरीके से सूरज वगैरह निकल रहा है, और ये जो ग्राउंड हॉग है अपने बिल के अंदर से बाहर आ जाता है, और बिल के अंदर से बाहर आने के बाद अगर जमीन पे इसकी परछाई दिखती है, तो इससे ये पता लगता है कि भाई आने वाले टाइम यानी 6 सप्ताह और ठंड रहेगी, 6 सप्ताह बाद ये पूरी ठंड खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पे दिन उस दिन क्लाउडी होता है, यानी बादल वगैरह देखने को मिलता है 2 फरवरी को, और ये बाहर निकल कर आता है अपने बिल से और इसकी परछाई नहीं दिखेगी जमीन पर, तो इसका मतलब जो ठंड है थोड़ी सी आगे बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ एक अर्ली स्प्रिंग सीजन भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ सप्ताह तक जो है आने वाले टाइम में ठंड रहेगी अगर यहाँ पर उसकी परछाई दिख जाती है जमीन के ऊपर। तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया इसके बारे में। अब क्वेश्चन कहां से बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है ग्राउंड हॉग डायरेक्टली जानवर के बारे में, तो आप इसके बारे में याद रखना। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है हमारा 5वां आर्टिकल, और यहाँ पे बताया गया साउथ अफ्रीकन कोविड वेरिएंट के बारे में। अभी आप लोग को मालूम होगा साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, काफी तेजी से फैल रहा है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत लोगों की जान जा रही है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे साउथ अफ्रीका की आप लोकेशन देख लो, यह है साउथ अफ्रीका। यहाँ से आप इधर चलोगे बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, और उसके बाद नमीबिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे 3 नए वेरिएंट को जो है और देख पाया है, 3 नए वेरिएंट को आइडेंटिफाई किया है। कहाँ कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्राजील के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर। इन तीनों ही जगह पर एक नए टाइप का कोरोना वायरस फैल रहा है। ठीक है, तो इसका एक नया वेरिएंट है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग।
तो जो साउथ अफ्रीका के अंदर लेटेस्ट वेरिएंट है ना वो कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 20H501Y.V2 इसका नाम है, और दूसरा है B.1.351। तो ये जो वेरिएंट है ये पाया गया है साउथ अफ्रीका के अंदर, और ये बोला जा रहा है कि ये काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है, काफी ज्यादा खतरनाक है अगर हम देखें एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, यानी कि जो ये कोरोना वायरस है उसका ये दूसरा पार्ट है, उसका ये नया वर्जन है, और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हम लोग को काफी टाइम पहले से नजर आ रही हैं, और काफी हद तक काफी सारी कंट्रीज के अंदर ये वेरिएंट्स फैल चुके हैं। साउथ अफ्रीका के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस वेरिएंट को नाम दिया गया है N501Y। इसका जो म्यूटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं N51Y। म्यूटेशन मतलब कि बदलाव आ जाना, जैसे कोरोना वायरस है इसके अंदर बदलाव आ जाना, उसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कोरोना वायरस, देखो आप लोग थोड़ा पिक्चर देख पाओगे तो इस तरीके से जो है यहाँ पर चारों तरफ से इसके स्पाइक्स निकले हुए हैं ना। तो ये जो वेरिएंट है अब यहाँ पे इसी वायरस के अंदर बदलाव हो गया है, ये और ज्यादा खतरनाक बन गया है। कहां पर? साउथ अफ्रीका के अंदर। अब पता है बदलाव कहां पे आया है? बदलाव आया इसके स्पाइक्स के अंदर, ठीक है। इसके स्पाइक्स कुछ इस तरीके से हैं, तो इसके स्पाइक्स के अंदर बदलाव आया है और ये कोरोना वायरस और ज्यादा खतरनाक बन चुका है, ठीक है। तो यहां पर ये था आर्टिकल, इसके बारे में भी आप लोग याद रखना कौन सा वेरिएंट फैला है ना। उसके बाद आता है हम लोग आर्टिकल नंबर 6 के ऊपर, और इसके बारे में मैंने कल द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि आज के टाइम पे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस इतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने डिसाइड किया था कोलंबो पोर्ट पर यहाँ पे हम लोग एक आप कह सकते हो ईसीटी बनाएंगे, ठीक है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। यहाँ पे एक पोर्ट बनाएंगे हम लोग, लेकिन श्रीलंका ने अब मना कर दिया। श्रीलंका ने मना कर दिया कि इंडिया नहीं बनाएगा। और उसके बराबर में बात करें तो चाइना ने अपना पोर्ट बना रखा है, यानी कि चाइना की काफी अच्छी तरीके से बातें मान रहा है श्रीलंका। बहुत सारी कंट्री से इसके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया से इसके रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे, रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो भाई अभी यहां पर डिसाइड किया गया था, 2019 की बात है कि इंडिया, जापान और श्रीलंका ने मिलकर डिसाइड किया था कि भाई इंडिया और जापान मिलकर कोलंबो पोर्ट में एक ईसीटी को डेवलप करेंगे, एक पोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये पोर्ट अगर बन जाता तो इंडिया को बहुत हेल्प मिलती, बहुत अच्छी तरीके से इंडियन ओशन रीजन में पकड़ हो जाती इंडिया की, ठीक है। नाउ यहां पे अगर हम बात करें 2019 की बात है, इंडिया श्रीलंका ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कोऑपरेशन का और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स का। अब यहाँ पे इसी के साथ इसमें ये मेंशन नहीं था ईसीटी के बारे में, लेकिन कुछ टाइम बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग ईसीटी को डेवलप करेंगे। कहां पर? श्रीलंका के अंदर। मैंने आपको लोकेशन दिखाया है, कोलंबो के अंदर हम लोग ईसीटी बनाने के लिए डेवलपमेंट करेंगे इसका पूरी तरह से, ये हमने डिसाइड किया था। नाउ तय हो चुका था बीच में, लेकिन उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया श्रीलंका में, और यहां पर श्रीलंका मना कर चुका था कि हम लोग यहां पर नहीं बनाने देंगे अब, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या रीजन है इनके जो रिलेशंस खराब हुए हैं। सबसे पहला तो भाई आप देख पाओगे जो इनके रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। अगर हम इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करें तो पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। साथ ही साथ जो चाइनीज पोर्ट्स हैं वो अपने बिग बिग प्रोजेक्ट्स तो लगा रहे श्रीलंका के अंदर, लेकिन जब इंडिया लगाने जाता है ना तो श्रीलंका मना कर देता है, ठीक है। चाइना अपने प्रोजेक्ट लगा रहा है श्रीलंका में, लेकिन इंडिया नहीं लगा पा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि श्रीलंका के रिलेशंस अगर हम देखें दूसरी तरफ तो चाइना से काफी बेटर होते जा रहे हैं और इंडिया से जो है काफी खराब होते जा रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पे ईस्ट कोस्ट टर्मिनल के बारे में बताया गया, जो ये डील हुई थी। इस डील को हमने काफी पहले साइन किया था 2019 में। हमने डिसाइड किया था कोलंबो पोर्ट पे हम लोग इसको डेवलप करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है श्रीलंका इसको मना कर चुका है। और इसके बराबर में ही ना, जहाँ पे हम डेवलप करने की बात कर रहे थे, इसके बराबर में एक और पोर्ट बना हुआ है जिसका नाम है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। तो गाइज यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट ने चाइना लगा चुका है, यानी कि चाइना को सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका, लेकिन इंडिया को एक तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आज का मे भी यहाँ पे 7 आर्टिकल है ये, और यहाँ पे सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है। ये एक नासा ने इनको अपॉइंट किया है। नासा ने एक इंडियन अमेरिकन एक फीमेल को अपॉइंट किया है एज अ चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है। तो चीफ ऑफ स्टाफ को चूज कर लिया गया है, इंडियन अमेरिकन है, इस वजह से इनके बारे में याद रखना है। इनका नाम है भव्य लाल, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको, भव्य लाल। और नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी आप याद रखना। नाउ आज का जो लास्ट आर्टिकल है 8th आर्टिकल, ये भी इंटरेस्टिंग है। यहां पर जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो वर्ड है साल 2020 में एक प्रोमिनेंट वर्ड माना गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो चुका आत्मनिर्भर भारत। और इसको जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज है, अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज एक सुपीरियर लेवल की लैंग्वेज है, उसने अपने हिंदी के कैटेगरी में आत्मनिर्भर भारत जो ये वर्ड है, तो आत्मनिर्भर भारत को सन 2020 का एक आप कह सकते हो एक आप दर्जा दे दिया है कि भाई ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज का सन 2020 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है। जैसे कि यहाँ पे होता है ना कि भाई
अवार्ड ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वैसे ही वर्ड ऑफ द ईयर है। तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चूज करा गया 2020 का, वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत। तो ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने चूज किया है। इसी तरीके से 2019 में एक वर्ड चूज किया था, संविधान, ठीक है, हिंदी का वर्ड। अब यहाँ पे क्यों किया था उस समय? क्योंकि पिछले साल 2019 में, पिछले से पिछले साल काफी सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि बाबरी मस्जिद वाला केस आप लोग देख पाओगे, ठीक है, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था, उन सब की वजह से वो फेमस था। तो यहाँ पे ये बताया गया, जो ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज, वो हर साल एक वर्ड चूज करती है। ऐसे ही जैसे हिंदी में चूज करती है, वैसे इंग्लिश के अंदर भी चूज करा जाता है। आप देख पाओगे जो इंग्लिश के वर्ड चूज करे गए हैं, वैसे 2019 के अंदर चूज करा गया था क्लाइमेट इमरजेंसी, और 2018 के अंदर टॉक्सिक वर्ड था, 2017 के अंदर यूथ क्वेक। तो हर साल ऐसा होता है। तो ये चीज याद रखना, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने हिंदी का वर्ड, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चूज करा है 2020 के लिए, वो है आत्मनिर्भर भारत। और 2019 का था 2019 का यहाँ पर था संविधान, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नाउ इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो होंगी। नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।